हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था। देखिए फ्रेंड्स, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला जो थी, ये वैदिक युग की एक महान दार्शनिक थी, एक महान विदुषी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और इनका जो फ्रेंड्स घर था वो मिथिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेट को पूरा लगाइएगा आप लोग और लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये सीडीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है यह प्रैक्टिस सेट। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो ये कौन सा शासक था। ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक युग की बात करते हैं तो वैदिक युग में आर्यों को लौह धातु की जानकारी नहीं थी। तो अगर लौह धातु की जानकारी नहीं थी तो ये जो लोहार शिल्प कौशल है इसका अभ्यास आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ के लिए महेश कुमार बरनवाल का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका हमने सेट 1 कवर किया हुआ है। एक दिन महेश कुमार बरनवाल का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और एक दिन एडुटेरिया का, और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर के जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथों में गहपति अनाथ पिंडिक के बारे में उल्लेख है कि उसने एक बड़ी राशि देकर के जेतवन खरीदा और बाद में भगवान बुद्ध को दान कर दिया था। तो राइट आंसर गहपति अनाथ पिंडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अक्काद के शासक सारगन के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने लूसेंट में भी पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो मेलुहा शब्द है इसका संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी क्षेत्र। तो भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। तो ये कौन सा साम्राज्य था, कौन सा राजवंश था, तो ये राष्ट्रकूट था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मानियाखेत थी। कहाँ थी, मानियाखेत थी। ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष आपको याद होगा, कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसके बीच में, तो राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बीच में। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो देखिए, अमीर खुसरो जो थे फ्रेंड्स, ये बलवन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। तो देखिए, ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया गया है और बलवन गुलाम वंश का था, उसके बाद खिलजी आता है। तो यानी कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बना करके किलेबंदी की थी। तो ये किसने किया था, तो आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंड्स, सीरी का किला, अल्लाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की थी। तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जिस प्रकार से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और जिस प्रकार से उसे खर्च करते हैं उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी को भारत में पराजित किया था किसने, तो पराजित किया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का यह दूसरा आक्रमण था। कहाँ, तो पाटन गुजरात में। कब, तो 1178 ईस्वी में। और उस समय हराया था किसने, तो भीम प्रथम ने। अगर पहला आक्रमण पूछा जाता मोहम्मद गौरी का तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था फ्रेंड्स, ये 1749 से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1749 से 1754 तक चला था। और इस युद्ध की समाप्ति जो है पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था। और इसमें जो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी। तो राइट आंसर डुप्ले हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो कोलकाता से आगरा तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डलहौजी के समय में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था, तो गिरफ्तार किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के कब्र के पास। तो लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के कब्र के पास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, और उसके बाद इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसके शासन काल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दिया गया था। तो देखिए, ये जो किया था किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। अच्छा, लॉर्ड लिटन ने ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। और 1878 में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसी के समय पारित किया गया था। और ये जो 21 से घटा करके 19 किया था, फिर से इसको 19 से बढ़ा करके 21 किसने कर दिया, तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये की गई थी किसके द्वारा, तो 1906 में। कब, तो 1906 में, 1906 में जो है ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। तो राइट आंसर देखिए, सलीमुल्लाह खां भी है, आगा खां भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 1907 में, ध्यान रखेंगे, 1907 में कराची में लीग की संविधान बनी थी। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये जॉर्ज यूले थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1888 का जो इलाहाबाद का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसी की अध्यक्षता किया था। सिख गुरु गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान के करतारपुर में, सिर्फ आपको करतारपुर याद रखना है, तो तलवंडी हो जाएगा और मृत्यु करतारपुर। ये सिखों के प्रथम गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1939 में दिसंबर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये आपका मई 1939 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, तो ये लाहौर संकल्प 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन जो है, क्रिप्स मिशन का आगमन ये मार्च 1942 में। और ये भारत छोड़ो अगस्त में हुआ था और ये मार्च 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में। और उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये 1946 में। तो सबसे आखिरी में देखिएगा 6 नंबर आएगा, तो 6 नंबर सभी में दिया गया है, तो इसको आप लोग सजाइएगा। सबसे पहले ये आ जाएगा आपका मई 1939, जो कि दूसरा है। देखिए दूसरा कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गीत था सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था।
और देखिए इस गीत को 1911 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था पहली बार, और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? कौन? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को देखिए इनको जो है वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, और ये फ्रेंड्स 1892 से लेकर के 1895 तक जो थे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो ये कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसी में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या है? देखिए मृक्ष कटिकम जो है यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारू दत्त और उनकी प्रेमिका बसंत सेना की कहानी है, जो कि एक गणिका की पुत्री थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में, देखिए कांग्रेस की जांच समिति पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? देखिए एक तो कांग्रेस की जांच समिति थी और एक अंग्रेजों ने जांच समिति बनाई थी। किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जिसमें जो थे 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ये 3 भारतीय जो थे उसमें कौन थे? तो देखिए उसमें से जैसे सर चिमनलाल शीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। यहाँ पर कांग्रेस की जांच समिति, तो देखिए ये जांच समिति जो थी कांग्रेस वाली, ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये गठित किया गया था, और इसमें मोतीलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सॉरी ए बी और डी हो जाएगा, ये नहीं थे। ठीक है, तो नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट से समाप्त किया गया? तो ये एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान के तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया? तो ये क्या था? भारतीय रजवाड़ों के लिए। किसके लिए किया था? भारतीय रजवाड़ों के लिए किया था, जिन्होंने विद्रोह के दौरान भारतीय शासक जो थे अंग्रेजों के प्रति वफादारी के साथ विद्रोह को कुचलने में सहायता किया था। तो एक तरह से ये तरंग रोधक थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रजवाड़ों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर के आई थी? तो ये लेकर के आई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से सही जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, सही है। इससे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था, सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की थी, ये गलत है। तो पूछा गया सही है, तो ए बी और सी जो है सही है, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ए बी सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर धरना देने का प्रस्ताव रखा और 16 मई से प्रस्ताव का जो कार्यान्वयन था वो शुरू हुआ था। ठीक है, और इस धरने में भारतीय जो महिलाएं थी उस समय, उन्होंने, बिहार की महिलाएं, उनकी जो भागीदारी थी वो काफ़ी प्रशंसनीय थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
उसके बाद देखिएगा कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो इन्होंने कहाँ पर किया था? इंग्लैंड में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लैंड में किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो देखिए इसमें से जो असंगत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली में नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये अलीगढ़ में है। ठीक है, तो ये अलीगढ़ होगा, दिल्ली नहीं होगा। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही कथन दिया गया है, देखिए 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की थी, ये सही दिया गया है। शिष्टमंडल में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे, ये गलत है। दमन के लिए थोड़ी ही उपाय सुझाने थे। इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना को तलाशना था, ये इनका कार्य था। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। कथन सत्य पूछा गया है तो ए, बी और डी। तो राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो ये सत्ता दरअसल सौंपनी थी कब तक, बताइए। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, इन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 30 जून 1948। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं, जिसमें केवल वंचर रहते हैं। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पता होगा कि ये अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किसने किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया था। तो देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें से सही कथन आपको चुनना है, तो एक एक करके सभी कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें से सभी कथन जो है सही है, ए, बी, सी और डी सभी के सभी जो है सही दिए गए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना जो है ये करवाई गई थी उस समय जो थे प्रशासन के नए अधिकारी जो थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। बाद में काफ़ी खर्चीला होने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। ठीक है, 1917 ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस शासक को सक्रादित्य कह करके संबोधित किया था? सक्रादित्य इसने कहा था कुमारगुप्त को, और शिलादित्य कह करके संबोधित करता था, शिलादित्य कह करके ये संबोधित करता था हर्षवर्धन को। ठीक है, और सक्रादित्य कह करके संबोधित किया है कुमारगुप्त को, तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो ये किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। यह जो महोत्सव है जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, वैशाली महोत्सव। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया है? तो टोटल जो है कितने? तो 28 जो क्रांतिकारी थे उनको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन शहीदों ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था और अब इन शहीदों का नाम सेलुलर जेल में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो ये कटिहार के कोढ़ा में। ठीक है, कटिहार के कोढ़ा में बिहार का प्रथम इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिहार।
बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये कैमूर का है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कैमूर एवं रोहतास में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, भीमबद वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है। तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ये भी पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, और ये मुंगेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषद की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? तो ये दर जो है ये हो जाएगी अब 15.2%। ठीक है, चलिए वर्तमान में 11.3% है, अब ये बढ़ करके कितना हो जाएगी? 15.2%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो ये विभाजित किया था किसने? रैगनर फ्रिश ने किया था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आपको पता होगा एडम स्मिथ की है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? उत्पादन के साधन कौन नहीं पूछा गया है, तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो ये मुद्रा नहीं होगा, बाकी सभी उत्पादन के साधन हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये कौन सा जो उद्योग है सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है, जूट तथा रुई उद्योग जो है यह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि पाकिस्तान में चले गए थे, बाद में पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? तो ये कौन सी नहीं होती है? शेयर तथा डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर तथा डिबेंचर्स जो हैं ये शामिल नहीं होती हैं। संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, सभी ऑप्शन को पढ़िए और इसका लाभ बताइए। तो देखिए इसका लाभ यह होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसी के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये 36वां हो जाएगा, और ये 1975 में हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार का संरक्षण जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि ये कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया। तो देखिए इसमें से उपरिक्त सभी जो है सुमेलित हैं, तो उपरिक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी इसमें से सुमेलित हैं। क्लियर है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी सुमेलित ही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ये गुजरात में हुई थी। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये 1963 में लाया गया था। ठीक है, 1963 में लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963 हो जाएगा। और ये लाया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो है JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो देखिए संसद के अनुमोदन के बिना जो है पूछा गया है, तो ये 1 माह तक। ठीक है, 1 माह तक जो है यह लागू रह सकती है। क्लियर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो देखिए पंचायती राज से जो है ये जितनी भी समितियां हैं सभी का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपको अनुच्छेद 72 में किया गया है। आपको पता होगा
आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है। तो देखिए इसमें से असत्य कथन जो हो जाएगा, ये 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। तो ये असत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1955 में संसद द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनर्नामांकन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1955 में। तो यहाँ 1950 दिया गया जो कि गलत है। उसके बाद देखिए विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है। अब देखिए यहाँ उच्च न्यायालय पूछा गया है, वहीं अगर यहाँ उच्चतम न्यायालय पूछा जाता, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता, तो ये अधिकार संसद के पास है। लेकिन उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, इनकी संख्या कौन तय कर सकता है, तो देखिए ये राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है, उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। समय समय पर राष्ट्रपति जो है, इनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाई जाती हैं, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अब क्लियर हो गया ना, उच्चतम न्यायालय पूछता तो संसद होता, उच्च न्यायालय पूछा गया है। राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उसके बाद देखिएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है, तो यह अनुच्छेद कौन सा है, तो यह अनुच्छेद 259A है, 259A। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। तो ये कौन सी इनकी ग्रंथ है, तो ये द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि किन की रचना है, तो ये जो है ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया की है। उसके बाद देखिए वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल को शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये डीडी इंटरनेशनल है, डीडी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनर्गठन की प्रस्ताव को पारित किया है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर, तो पूर्वी तट पर जो है ये कौन आया था, तो पूर्वी तट पर फ्रेंड्स आया था कौन सा, यस आया था। ठीक है, और पश्चिमी तट पर तौकाती आया था। तो ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अम्फान और निसर्ग जो थे ये 2020 में आए हुए थे, प्रश्न में 2021 पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि मई 2021 में राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है, तो ये महेश जेठमलानी को और स्वप्न दास गुप्ता को किया गया है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है, तो ये सकल नामांकन अनुपात जो है ये है 27.1%। उसके बाद देखिए भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम और भारत ने। ठीक है, तो ये यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद देखिए भारत में पर्यावरणीय संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया, तो फ्रेंड्स ये गठन 2010 में किया गया था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ, तो ये पुर्तगाल की अध्यक्षता में। ठीक है, पुर्तगाल की मेजबानी में यह संपन्न हुआ है, तो राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा यानी कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स की शुरुआत की है, तो ये किसने किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है HDFC बैंक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये अब्दुल्ला शाहिद जो हैं ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने आधिपत्य कर लिया,
तो ये कहाँ का देश, कहाँ कौन सा देश है? तो ये फ्रेंड्स अफ्रीकी देश माली है। माली की राजधानी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, बमाको है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी था, इसको अब खत्म करते हुए चाइना ने 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दे दी है। चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? इसका नाम झुरोंग है। क्या नाम है? इसका नाम झुरोंग है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस देश के अर्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो ये अर्डू शहर कहाँ पर? मालदीव में। ठीक है, मालदीव राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह देश कौन सा है? तो यह देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत है। ठीक है, चीन दूसरे नंबर पर है और मैक्सिको तीसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिए 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक 29% का योगदान किस देश का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है ये सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका है और फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर मॉरिशस है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? देखिए पहले जो था 2+2 वार्ता भारत, जापान और अमेरिका के साथ करता था, अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होने लगा है और ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जून 2021 को आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? जून 2021, ये समय समय पर बदलता है तो एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। इसके हिसाब से 9.5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो अब इसको 25 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मंदी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की GSAP यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई की योजना है, जिसे अब देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी और अधिक ऋण दे सकेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विकास बैंकिंग, बीमार बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो यह जो है इसको कहा जाता है कौन सा? यूनिवर्सल बैंकिंग। इसको यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। उसके बाद देखिएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये 27 सितंबर 2021, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये AK मिश्रा हैं, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, देखिए एनी पुरस्कार जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान किया गया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया था CNR राव को। ठीक है फ्रेंड्स, CNR राव को। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोफेसर CNR राव को दिया गया था। उसके बाद देखिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट का भी निधन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चिपको आंदोलन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उसके बाद देखिए आर्क्योपेट्रिक्स किनका संयोजक था? तो ये सरीसृप और पक्षियों का, ठीक है, सरीसृप और पक्षियों का यह एक संयोजक था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना आपको। इसमें से जो असत्य कथन दिया गया है वह है वायरस एक अपघटक है। वायरस अपघटक नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, अपघटक का कार्य वायरस नहीं करता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो ये जो पलाश होता है ना, इसको जंगल के आग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
ये एक पेड़ होता है, पलाश का पेड़। अगला क्वेश्चन है कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस विकसित होते हैं लाइव सेल में, ठीक है, तो जीवित कोशिका में। उसके बाद देखिए जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो डुजार्डिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए सर्वप्रथम हैक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, किसने? तो हैक्सले ने। उसके बाद देखिए जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए यदि आप गेंद को जमीन पर फेंकते हैं तो इसका प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन उतना ही बल देकर गेंद पर लगाती है और गेंद वापस उछलती है। गेंद द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा से जमीन पर प्रहार होता है, इसके प्रभाव स्वरूप गेंद उछलती है और इस कारण से अचानक गेंद में संवेग परिवर्तन आता है। तो ये इसका संवेग परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका संवेग परिवर्तित होता है। उसके बाद देखिएगा वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इससे कौन सा रोग होता है? इससे चेचक होता है। ठीक है, वेरिसेला से चेचक होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दरियाई घोड़ा, टॉर्पीडो, इन सबको जो है किसके अंतर्गत? तो ये मत्स्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आपको ये याद भी होगा, रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए। और नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो ये ग्रंथि जो है ये थाइमस है, बाल्ब ग्रंथि है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जीव द्रव्य संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संघीय बजट 2021-22 का थीम क्या है? तो इसका थीम आपको पता होगा, आत्मनिर्भर भारत था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो वृक्क है प्रतिदिन कितने लीटर रक्त की शुद्धिकरण करता है? तो यह प्रतिदिन जो है फ्रेंड्स 180 लीटर लगभग रक्त का यह शुद्धिकरण करता है। तो 180 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला यानी कि ओपन पूछा गया है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरित नहीं करती है? तो ये निर्वात में नहीं करती है। ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस में जो है सबसे जो है इसका वेग अधिक होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। निर्वात में ये गमन नहीं करती हैं। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो शक्ति और वोल्टेज। ठीक है, पावर और वोल्टेज। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड पूछा गया NaCl में। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है वैद्युत संयोजी बंधन होता है। ये बॉन्ड पूछा गया है, तो वैद्युत संयोजी बंध हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी कि सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हेनरी बैकुरल ने किया था। तो राइट आंसर बैकुरल हो जाएगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। उसके बाद देखिए क्लोरीन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो यह हैजा है। ठीक है, हैजा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? तो ये लाल और नीले रंग का प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, लाल और नीले रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं? तो ये जो साबुन होता है ना, जो बाथिंग सोप होता है उसमें होता है, स्नान करने वाले साबुन में। उसके बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे और ब्रेड का ही सेवन करता है तो वो कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये सीधी सी बात है, स्कर्वी से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्कर्वी।
चलिए, स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जो संवहनी पौधे हैं उसमें पानी ऊपर जाता है, तो पानी जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो भोज्य पदार्थ है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जाता है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये फ्रेंड्स लैंगिक जनन पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ये मिलान करना है, ठीक है। चलिए, ये जो वेसुवियस ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? तो एक मिनट, प्रश्न को पूरा पढ़िए। कौन सा मिलान सही है? सही पूछा गया, तो वेसुवियस जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स इटली में है, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था कि कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है। फ्यूजियामा जापान में है। तो ये सभी सुमेलित हैं, 1 2 3 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्न तटों पर स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर पर, तो ये अटलांटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? सबसे ज्यादा चाइना करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील और फिर भारत। तो करेक्ट आंसर इसका चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, बताइए। तो ये जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर इसमें से केरल हो जाएगा। तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? सही पूछा गया है। तो देखिए, सही इसमें से देखा जाए तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी, ठीक है। ये जो है ये सही दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ NH2 दिया गया है जो कि गलत है, NH44 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। देखिए, वेल्ड जो है फ्रेंड्स, वेल्ड कहाँ पर है? तो वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है, तो ये गलत है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पंपास जो है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर? तो ये अर्जेंटीना में है। स्टेपी यूरेशिया में है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सतह भूपर्पट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है, तो ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? तो देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो भूमध्य सागर से लगने वाले जो अफ्रीकी देश हैं वो मिस्र हैं, इजिप्ट है यानी कि लिबिया है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को है। तो देखिए, इसमें से मिस्र दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लीबिया भी है, मिस्र है, लीबिया अभी मैंने बताया, ट्यूनीसिया है, मिस्र भी है, अल्जीरिया भी है। तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में पूछा गया, तो देखिए निम्न में से पूछा गया है, तो इसीलिए इसमें से हो जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है इसमें से? तो ये नदी कोसी है और बूढ़ी गंडक है। तो देखिए, कोसी और बूढ़ी गंडक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर की आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? घाघरा, गंडक, बुद्धि गंडक, कमला, कोसी, महानंदा है। और दक्षिण से आकर के मिलने में कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है। चलिए, उसके बाद देखिए, टोडा जनजाति के संबंध में सही कथन आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा गलत विकल्प है इसमें से। देखिए, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका हो जाएगा मोकामा। मक्का अनुसंधान केंद्र जो है ये हो जाएगा आपका बेगूसराय। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। पान अनुसंधान केंद्र जो है ये दरभंगा, गलत दिया गया है, ये नालंदा में है, ठीक है। तो ये पूछा गया विकल्प गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इनको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए भारत में साक्षरता दर मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो देखिए जनसंख्या जो है जनगणना, उसमें साक्षर उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है। तो देखिए राइट आंसर देखिए 7 वर्ष तो नहीं दिया गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर, तो ये कृष्णा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी क्षेत्र में जो है ये है 31.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है घाघरा को, घाघरा को जाना जाता है। बिहार में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? नहीं पूछा गया है, तो ये पश्चिम चंपारण में जो है विंध्यन नहीं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थित स्थल जो है हिमालय नहीं है? हिमालय नहीं पूछा गया है, तो हिमालय नहीं कौन सा हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पुनपुन और अजय नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, पुनपुन और अजय का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है बिहार का? तो ये रोहतास है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 141 से लेकर के 150 तक मैथ के क्वेश्चन हैं। इसका पीडीएफ और आंसर जो है मैथ का मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा सक्सेस केंद्रा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा।